नमस्कार। आज हम भारत के हालिया सैन्य इतिहास की एक काफ़ी अहम घटना पर बात करने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो हमारी बातचीत है ना, ये एक खास रिव्यू पर आधारित है। शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, रणनीति, कार्यान्वयन और विरासत। इसमें मतलब काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये 7 मई 2025 को हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक सोचा समझा हमला किया। हाँ, समन्वित हमला था। हाँ, और इसमें सेना के तीनों अंग शामिल थे। और ये हुआ क्यों? इसकी फौरी वजह थी 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला। जी। बहुत ही भयानक हमला था वो। 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें नवविवाहित जोड़े और टूरिस्ट भी शामिल थे। तो आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उस रिव्यू के आधार पर ये समझना है कि इस ऑपरेशन के पीछे सोच क्या थी, कैसे इसे किया गया, क्या मुश्किलें आईं और इसका असर क्या रहा या आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस ऑपरेशन की नौबत आई ही क्यों। पहलगाम हमला तो वजह थी, पर क्या बस वही वजह थी या कुछ और भी था जिसने इतने बड़े एक्शन को जरूरी बना दिया? वो रिव्यू क्या कहता है इस बारे में? देखिए, पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। वो बहुत ज्यादा क्रूर थी और चिंता बढ़ाने वाली भी। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि आतंकवादियों ने, जैसा खबरों में आया, लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्याएं की। हाँ। ये सीमा पार से होने वाली जो आम घुसपैठ होती है या मिलिट्री ठिकानों पर हमले होते हैं, वैसा नहीं था। अच्छा। ये भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसे तोड़ने की एक सीधी कोशिश लग रही थी। ये पैटर्न में एक बहुत खतरनाक बदलाव का इशारा था। मतलब ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था कि हमला हुआ तो जवाब दे दिया, बल्कि एक बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कि ऐसा फिर न हो और देश में अस्थिरता न फैले। बिल्कुल। तात्कालिक गुस्सा या बदला लेना वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन समीक्षा बताती है कि रणनीति इससे कहीं गहरी थी। पहली बात तो ये कि जिन 9 शिविरों को निशाना बनाया गया, वो कोई ऐसे वैसे ठिकाने नहीं थे। हाँ। वो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मतलब बड़े आतंकी संगठनों के थे। जाने माने नाम है ये तो। जी। और समीक्षा के अनुसार ये कैंप्स ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड की तरह काम कर रहे थे। यहीं से आतंकवादियों को तैयार करके भारत में हमले के लिए भेजा जाता था। तो इन ठिकानों को खत्म करना आतंकी ढांचे पर सीधी चोट थी। और इसका एक बड़ा रणनीतिक मकसद भी था, जैसा कि रिव्यू में इशारा है। शायद सिर्फ इन 9 कैंपों को तबाह करना ही पूरी कहानी नहीं है। सही कहा आपने। यहाँ बात सिर्फ आतंकवादियों को मारने या कैंप उड़ाने तक ही नहीं थी। भारत इसके जरिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति, दोनों का एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहता था। क्या मैसेज था वो? मैसेज साफ था कि भाई, भविष्य में अगर ऐसे हमले हुए तो भारत चुप नहीं बैठेगा, वो निर्णायक कदम उठा सकता है। और ऐसा करने से उसे न तो न्यूक्लियर वॉर की धमकियां रोक सकती हैं, न ही कोई इंटरनेशनल प्रेशर। समीक्षा इसे भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक अहम मोड़ की तरह देखती है। मतलब सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की पॉलिसी, डेटरेंस, प्रतिरोध की क्षमता का प्रदर्शन। बिल्कुल। भविष्य के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा था ये। तो ये तो हुई वजह और मकसद। अब आते हैं इसके अमल पर। मतलब किया कैसे गया ये सब, इतना मुश्किल और संवेदनशील ऑपरेशन? रिव्यू में इसके एग्जीक्यूशन को लेकर क्या खास बातें हैं? सुना है टाइमिंग बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। हाँ, ऑपरेशन रात के 1 बजे शुरू किया गया। समीक्षा के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सुबह जो अजान का वक्त होता है, उस समय हमले से बचना था। अच्छा। ताकि किसी भी हालत में आम नागरिकों को, सिविलियंस को कोई नुकसान न पहुंचे। ये दिखाता है कि प्लानिंग में सटीकता के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी का भी ख्याल रखा गया। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये त्रिसेवा अभियान था। हाँ, बिल्कुल। यानी भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों इसमें एक्टिवली शामिल थीं। ये अपने आप में कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की एक बड़ी मिसाल है। नेवी का रोल थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि हमले तो जमीन पर हुए थे, पीओजे के और पाकिस्तान में। रिव्यू क्या कहता है इस पर? कश्मीर या पंजाब के बॉर्डर एरिया में ही तैनात नहीं थे, बल्कि अरब सागर में भी उनकी तैनाती की गई थी। अरब सागर में क्यों? इसका मकसद शायद ये रहा होगा कि किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई, खासकर समुद्री रास्ते से, उसको रोका जा सके या उन रास्तों पर नजर रखी जा सके। और साथ ही ये ऑपरेशन के स्केल और भारत की तैयारी का भी एक सिग्नल था
ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थी, मतलब कितनी दूर तक सोचा गया था। और हथियारों का चुनाव, जाहिर है पिन पॉइंटेड स्ट्राइक और कम से कम कोलैटरल डैमेज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि स्काल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ये लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं और बहुत सटीक होती हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए काफी अंदर जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। अच्छा, और वो हैमो बॉम्ब? हाँ, मॉड्यूलर और गाइडेड हैमर बॉम्बों का भी जिक्र है। मॉड्यूलर होने का मतलब है कि इन्हें अलग अलग तरह के लक्ष्यों के हिसाब से, मतलब जैसे बंकर हैं या कोई बिल्डिंग है या खुले में कोई टारगेट है, उसके हिसाब से फिट किया जा सकता है। गाइडेड होने का मतलब वो अपने लक्ष्य को खुद ढूंढ सकती हैं। और वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस या ड्रोन वाली बात, आजकल इनकी काफी चर्चा रहती है। हाँ, समीक्षा में उनका भी जिक्र है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें आम भाषा में कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कह देते हैं। हाँ, ये ऐसे हथियार हैं जो टारगेट के ऊपर हवा में काफी देर तक मंडरा सकते हैं, इंटेलिजेंस जमा कर सकते हैं और सही वक्त देखकर अटैक कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल शायद बहुत सटीक जानकारी जुटाने और फिर छोटे स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने के लिए किया गया होगा। और साथ ही दूसरे सर्वेलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। ये सब मिलकर दिखाता है कि ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का लेवल काफी ऊंचा था और कोशिश यही थी कि हमला बिल्कुल सटीक हो। एक और अहम बात जिस पर रिव्यू जोर देता है वो है नैतिक संयम, कि सिर्फ आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया गया। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करने में कितना मुश्किल रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चुनौतीपूर्ण पहलू था। समीक्षा साफ करती है कि भारतीय सेना ने जानबूझकर किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट या सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया। ऐसा करना रणनीतिक रूप से भी जरूरी था, ताकि मामला बेवजह बढ़े नहीं और पाकिस्तान को ये मौका न मिले कि वो कहे कि भारत ने जंग छेड़ दी है। लेकिन जमीनी हकीकत में रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में सिर्फ चुने हुए टारगेट्स पर सटीक हमला करना और ये पक्का करना कि कोई चूक ना हो, ये एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती होती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कार्रवाई सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक क्लियर और लिमिटेड उद्देश्य के साथ की गई थी। जाहिर है जब ऑपरेशन इतना बड़ा और मुश्किल हो तो चुनौतियां भी कम नहीं रही होंगी। रिव्यू में किन मुख्य मुश्किलों का जिक्र है? हाँ, कई चुनौतियां थीं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, जैसा हमने अभी बात की, सिविलियंस की सेफ्टी पक्की करना था। हाँ, वो तो है। रात के ऑपरेशन में विजिबिलिटी कम होती है, टारगेट की पहचान मुश्किल हो सकती है और बाद में जो नुकसान हुआ है उसका सही अंदाजा लगाना, जिसे BDA यानी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट कहते हैं, वो भी चैलेंजिंग होता है। सबूत इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिविलियन सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया, भले ही इससे ऑपरेशनल मुश्किलें बढ़ी हों। और टेक्निकल लेवल पर क्या चुनौतियां थी? इतने मॉडर्न हथियार थे, पर क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चला? देखिए, इस तरह के ऑपरेशन हाईटेक इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। समीक्षा बताती है कि सटीक हमलों के लिए सैटेलाइट इमेजरी यानी उपग्रहों से मिली तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस? हाँ, सिग्नल इंटेलिजेंस या सिगंट, जैसे दुश्मन की बातचीत पकड़ना या रडार सिग्नल इंटरसेप्ट करना, और शायद ग्राउंड इंटेलिजेंस पर भी निर्भर रहना पड़ा होगा। इन सभी सोर्स से मिली जानकारी को रियल टाइम में मिलाना, एक क्लियर पिक्चर बनाना और फिर उसके बेस पर सेकंडों में फैसला लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी और ऑपरेशनल चुनौती है। इसमें भारत की अपनी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और सेना के तीनों अंगों के बीच जो तालमेल है, उसकी असली परीक्षा थी। जरा सी चूक या गलत जानकारी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते थे। और फिर वो मोर्चा आता है जो आजकल हर लड़ाई के साथ चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना का युद्ध। हाँ, और ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। समीक्षा के मुताबिक जैसे ही ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक जोरदार डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू हो गया। अच्छा, क्या कर रहे थे वो? उसमें मतलब फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, भारत पर सिविलियंस को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाना या हमले के असर को बहुत कम करके बताना, ऐसी कोशिशें शामिल थीं। उनका मकसद था इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने फेवर में करना और भारत पर प्रेशर बनाना। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया कि वो तेजी से और सही जानकारी के साथ अपना पक्ष रखे और इस नैरेटिव वॉर का मुकाबला करे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात आई तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चुनौतियां रही होंगी। दुनिया भर के देश कैसे रिएक्ट कर रहे थे? निश्चित रूप से भारत को एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाना पड़ा। एक तरफ उसे अपनी कार्रवाई को सही ठहराना था, ये बताना था कि ये सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम है और टेररिज्म के खिलाफ है। दूसरी तरफ उसे दुनिया को यह भरोसा भी दिलाना था कि भारत इस मामले को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, एस्केलेट नहीं करना चाहता। समीक्षा बताती है कि भारत को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए काफी सधे हुए डिप्लोमेटिक कदम उठाने पड़े।
इसी बीच कुछ अफवाहें भी उड़ी हैं कि शायद किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से सीजफायर हुआ है, लेकिन रिव्यू के अनुसार भारत में साफ किया कि युद्ध विराम का फैसला बायलैटरल था। इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। ये भी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता बनाए रखने का एक संकेत था। क्या ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी चुनौतियां जारी रहीं, मतलब सीजफायर के बाद? हाँ, ये भी एक अहम बात है जिसे समीक्षा उजागर करती है। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी बॉर्डर पर टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानी ड्रोन्स और यूएवीज, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, द्वारा भारतीय एयरस्पेस में घुसपैठ की कोशिशों की खबरें आती रहीं। अच्छा, बाद में भी? हाँ, इसका मतलब था कि भारतीय सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के बाद भी लगातार हाई अलर्ट पर रहना पड़ा और इन खतरों से निपटना पड़ा। यह दिखाता है कि भले ही बड़ा ऑपरेशन खत्म हो गया हो, लेकिन सीमा पर स्थिति नाजुक बनी रही। तो इन सब बातों को समेटते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? इसका रणनीतिक असर क्या रहा? रिव्यू इसे किस तरह देखता है? रिव्यू इसे भारत की मिलिट्री सोच और स्ट्रैटेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण, अहम टर्निंग पॉइंट मानता है। अब देखें, 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। कई एनालिस्ट्स ने उन्हें काफी हद तक सिंबॉलिक या लिमिटेड एक्शन माना था। हाँ, प्रतीकात्मक माना गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, खासकर जिस तरह से इसे पब्लिकली स्वीकार किया गया और सेना प्रमुख ने इसे भविष्य की रणनीति के लिए एक आधारशिला, एक कॉर्नरस्टोन बताया। अच्छा, ये कहा गया था। हाँ, ये दिखाता है कि इसे एक फॉर्मल मिलिट्री डॉक्ट्रिन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ पिछली घटनाओं का रिएक्शन नहीं, बल्कि फ्यूचर में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक तयशुदा पॉलिसी का संकेत था। आधारशिला कहने का मतलब है कि भविष्य की कार्रवाइयां शायद इसी टेम्पलेट पर आधारित हो सकती हैं, यानी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, ज्यादा घातक और पब्लिकली स्वीकृत। और इसकी याद को बनाए रखने के लिए भी एक कदम उठाया गया। रिव्यू में इसका भी जिक्र है। हाँ, मुंबई का एक पुराना और ऐतिहासिक पुल है, कारनाक ब्रिज। जब उसका पुनर्निर्माण हुआ तो उसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया। सिंदूर ब्रिज जी। समीक्षा इसे एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम मानती है। ये नाम सीधे तौर पर पहलगाम हमले के पीड़ितों, खासकर उन नवविवाहितों जिनकी जान गई थी, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों को एक श्रद्धांजलि है। ये दिखाता है कि राष्ट्र इस घटना को, इसके दर्द को और इसके जवाब को किस तरह से याद रखना चाहता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक मेमोरी का प्रतीक बन गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर महज एक मिलिट्री हमला नहीं था। इसके कई सारे आयाम थे, कई परतें थी। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, एथिक्स और डिप्लोमेसी का एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। समीक्षा ये दिखाती है कि एक तरफ भारत ने ये साबित किया कि वो अपनी रक्षा के लिए कठोर और निर्णायक कदम उठा सकता है, तो दूसरी तरफ उसने संयम, सटीकता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की कोशिश भी की। और जो चुनौतियां सामने आईं, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन की हों, डिप्लोमेटिक प्रेशर की या टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज की, वे हमें याद दिलाती हैं कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं लड़ा जाता। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड और डिप्लोमेसी का मैदान भी उतने ही अहम बैटलफील्ड बन चुके हैं। वाकई ये विश्लेषण काफी गहरा है। जाते जाते इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है, और वो सवाल भविष्य की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, भविष्य में इस तरह के सटीक, लिमिटेड लेकिन असरदार मिलिट्री ऑपरेशनों का स्वरूप क्या होगा, खासकर तब जब इंफॉर्मेशन वॉर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इतने अहम हो गए हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में ऐसे ऑपरेशन और आम हो जाएंगे? देशों की प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी? और इन सब के बीच नैतिकता, इंटरनेशनल लॉ और आम नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों का क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में लगातार सोचने की जरूरत होगी।